अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस टॉपिक हमारे पास आज जो हमने डिस्कस करना दैट इज अबाउट हेसिस लॉ। हेसिस लॉ जो है वो हमारे पास टॉपिक है। अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये लॉ हमें बताता क्या है। तो हेसिस लॉ बेसिकली हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा CH4 को CCl4 में कन्वर्ट करना है। क्या डायरेक्ट कर सकते होते थे? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करते हो, पहले CH4 फिर Cl2 फिर बनता है CH3 Cl HCl फिर CH3 Cl को लेते हो फिर Cl2 डालते हो, ग्रेजुअली 1 बाय 1 एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो। अब फिर CH2 Cl2 इस तरीके से 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन आ गए। अब हमारे पास चारों हाइड्रोजन्स की जगह पर 4 क्लोरीन ने रिप्लेस कर लिया। हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये काम होता है कि इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कन्वर्जन हो रही होती है। ठीक है, ऐसे मेथड्स को एक्सप्लेन किया था हेसिस ने। उसने कहा था कि अगर इसकी जो हीट है वो डेल्टा H है ना, तो इन रिएक्शंस की जो हीट होगी वो डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 डेल्टा H4 होगी। यानी ओवरऑल हीट चेंज रिएक्शन का जो होगा 1 2 3 और 4 के सम के इक्वल होगा। समझ आई बात की? ये जो थी बात ये हेसिस ने की थी। उसने कहा था कि ओवरऑल एनर्जी चेंज in a chemical reaction will be equals to the sum of individual paths adopted for this change. ठीक है, अब हमारे पास इसने ये भी कहा था कि summation of overall energy change in a complete cycle will be equals to 0. This is the mathematical expression. जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आता है, सबसे पहले तो आप पर्पस लिखते हैं। पर्पस में आप बताते हैं जैसे CCl4 की फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन, B2O3 की फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन, Al2O3 की फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन are not carried out in single steps. They require multiple steps. That is why to accommodate such types of reaction, इंट्रोडक्शन करोगे इसका सेकेंड हेडिंग में। We introduce Hess's law. थर्ड हेडिंग में इसकी डेफिनेशन बताओगे कि if the reaction is proceeding in multiple step, energy change will be same, remain always same. Got my point? 3 हेडिंग्स हमारे पास हो जाएंगी। क्लियर है? उसके बाद जो हम बात करेंगे
That will be about fourth heading, formula. That will be this. Fifth heading, mathematical expression. That will be this. Sixth heading, एग्जाम्पल बताएंगे आप. एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है. कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में लेंगे आप. जब ये कंबशन होगी इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल कन्वर्टेड इनटू CO2. डेल्टा एच की वैल्यू आएगी -393.7 किलो जूल पर मोल. ये वाला जो स्टेप है ना, दिस वन इज सिंगल स्टेप जो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दे रहा है, और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है दैट इज -393.7 किलो जूल पर मोल. अब आपने ये काउंट रखना है कि रिएक्टेंट्स की अमाउंट सेम रहनी है. 1 कार्बन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है. आपने इसी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करना है. स्टेप नंबर 1, आप कार्बन तो ले लेते हो एक, लेकिन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में से हाफ लेते हो, हाफ ऑक्सीजन. इट विल व्हाट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. देन डेल्टा एच वैल्यू इसकी हमारे पास नहीं मालूम हमें. हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया. स्टेप 2 क्या होगा? दिस कार्बन मोनोऑक्साइड will react with half remaining oxygen molecule like this. It will form carbon dioxide. आपने देखा रिएक्टेंट्स की अमाउंट मैंने वही वाली यूज की है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आधा आधा करके यूज किया है, एंड द प्रोडक्ट विल बी सेम एंड डेल्टा H2 विल बी 283 किलो जूल पर मोल. अब हम अकॉर्डिंग टू हेल्सिस लॉ क्या इस वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो एग्जांपल में कुछ इस तरीके से लिखा है, enthalpy of combustion of graphite for the formation of carbon dioxide and enthalpy of combustion of carbon monoxide for the formation of carbon dioxide are given है. Then we can calculate enthalpy of formation of carbon monoxide. As you know, delta H will be equals to delta H1 plus delta H2. अब हमने delta H1 निकालना है. delta H1 will be equals to delta H minus delta H2. delta H is -393.7 minus 283. It will be -393.7 plus 283 and it will be -110 किलोजूल पर मोल. यानी आपको एक एप्लीकेशन इसकी ये पता चली कि जो अननोन एंथैल्पी है, यू कैन आल्सो कैलकुलेट अननोन एंथैल्पी फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. 6th हेडिंग में आप जाकर लिख दोगे दिस एग्जांपल. 7th हेडिंग रिमूव कर रही हूं, नोट कर लिया होगा यकीनन. 7th हेडिंग में वी विल राइट एग्जांपल नंबर 2. That will be formation of sodium carbonate.
अच्छा देखिएगा, अगर सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होता है तो मैं देखती हूँ कि 2 सोडियम के मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाते हैं Na2CO2 और एक O CO3 N प्लस, ये होता है। अब हम अगर इसको मल्टीपल स्टेप में करवाएं तो 2 स्टेप में होगा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। वैसे ही 2 NaOH यूज करनी और एक कार्बन डाइऑक्साइड ही। पहले मैं एक NaOH यूज करती हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे Na और H इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, CO2 और एक O। जब Na2 होगा CO3 के साथ तो वो कार्बोनेट होगा, और जब Na के साथ 2 नहीं बल्कि H आ जाता है ये बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या है, अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट का जो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल रह गया था उसके साथ रिएक्ट कर पाएंगे। Na2 CO3, जो चीजें रिमेनिंग है OH एंड दिस H विल फॉर्म H2। आपने देखा प्रोडक्ट्स हमारे पास सेम ही हैं, यहां पर भी और यहां पर भी फाइनल प्रोडक्ट सेम है और एंथैल्पी का एडिशन भी सेम होगा। अगर आप -110 और 383 को करो तो -393 ही बनेगा। क्लियर है? अब इसके अंदर जो एनर्जी थी डेल्टा H सिंगल स्टेप में जो थी दैट वाज 89.0 -89.08। इसमें जो थी दैट इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा H1 48.02 और इसमें जो थी दैट वाज 41.06 41.02। तो बेटे जब हम इसको प्रूव करने लगते हैं माइनस में, हम कहते हैं लेट जस्टिफाई दिस लॉ। जस्टिफिकेशन हम लिखते हैं डेल्टा H माइनस 89.08 माइनस 48.06 प्लस माइनस 41.02 माइनस 89.08 माइनस, अब आपको वो मैथमेटिकली जो रिलेशनशिप था, इफ यू डोंट हैव आइडिया, दैट वाज समेशन डेल्टा H इन ओवरऑल साइकिल विल बी 0, यानी ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0 के। बेटे हेसिस लॉ की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है दैट इज बॉर्न-हैबर साइकिल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, आपको पता चलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तो हेसिस लॉ आता है इस तरीके से 7th, ये 8th हेडिंग और 9th हेडिंग में जस्टिफिकेशन देकर अपना लॉन्ग कंप्लीट करना। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।